गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, लास्ट चैप्टर जो अपना चल रहा था वर्क एनर्जी एंड पावर वाला, उसके अंदर आपका वर्क कंप्लीट हो चुका था। आज अपन बात करेंगे एनर्जी के बारे में कि एनर्जी क्या होता है, उसके डेफिनेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और कुछ उसके मेन टाइप्स है उसके बारे में अपन यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो उसके बारे में अपन कुछ जानकारी लेने की, इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। देखिए एनर्जी जो होती है वो एक तरीके से अपन किसी ऑब्जेक्ट के लिए जब डिफाइन करते हैं तो इसकी एबिलिटी से डिफाइन कर सकते हैं या उसकी कैपेसिटी से डिफाइन कर सकते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसी एबिलिटी या ऐसी कैपेसिटी होगी जिसके रिगार्डिंग वो यदि कोई वर्क करेगा, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग यदि कोई वर्क करेगा तो वो ही उसकी एबिलिटी और वही उसकी कैपेसिटी क्या कहलाएगी, एक तरीके से एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहूँगा। एनर्जी इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ सिस्टम टू परफॉर्म वर्क। कि मतलब वर्क करने की जो एबिलिटी होती है, वर्क करने की जो एबिलिटी होती है या जो कैपेसिटी जो होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर ले, किसी भी पर्सन की बात कर ले। जैसे मेरी बात कर लेता हूँ कि सर यदि मेरे में एबिलिटी होगी, मुझ में यदि एबिलिटी होगी तो ही मैं वर्क कर पाऊँगा, अदरवाइज मैं वर्क नहीं कर पाऊँगा। यदि मुझे कोई एबिलिटी नहीं है या मुझ में कोई एनर्जी नहीं है, यदि मेरी एनर्जी लेवल जो है वो जीरो है, जैसे आप क्या करते हो, रनिंग करते हुए थक जाते हो, फिर आपको कोई कहे कि आप ये वर्क कर दीजिए, तो आप क्या कहोगे, मैं थका हुआ हूँ, मैंने में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा लो हो चुका है, इस कारण से मैं वर्क नहीं कर पाऊँगा। तो यही होता है कि जो किसी ऑब्जेक्ट में जो कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी होती है किसी वर्क को कंप्लीट करने की, उसी को क्या कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है। यहाँ पे ये तो हुई बात एनर्जी के डेफिनेशन की। यहाँ पे कई टाइप्स भी होते हैं एनर्जी के। जैसे अपन बात करना चाहें कि सर इसके टाइप्स जो होते हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी। देखिए मेनली जो आपके टाइप्स होते हैं उसमें जैसे अपन बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्या आता है, मैकेनिकल एनर्जी आती है। ठीक है, फर्स्ट आपके आती है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपके मैकेनिकल एनर्जी। सेकंड पार्ट आपके है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं थर्मल एनर्जी। ठीक है, ये तो आपके मेनली कई टाइप्स होते हैं। जैसे अपन बात कर लें नेक्स्ट में केमिकल एनर्जी की। ठीक है, और तो आपके न्यूक्लियर एनर्जी हो गई। ये आपके कई टाइप्स की एनर्जी होती है, जिनके कई टाइप्स आपको मैकेनिकल, लाइट, इलेक्ट्रिकल, लाइट, थर्मल, केमिकल, न्यूक्लियर, जो भी कुछ है। अपन मेनली अपना फोकस किसके ऊपर रहेगा इस टॉपिक में, मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर अपना मेनली फोकस रहेगा। उसके बारे में अपन बात यहाँ पे करेंगे। देखिए जो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है उसकी डेफिनेशन में बताना चाहूँगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज, शेप, उसकी हाइट, ठीक है, और उसके मोशन से रिलेटेड, क्या कहा मैंने, जैसे साइज हो गई, उसकी शेप हो गई, ठीक है, या हाइट हो गई, और मोशन से रिलेटेड जो भी कुछ एनर्जी उसमें स्टोर रहेगी, उस ऑब्जेक्ट में ही स्टोर रहती है। ठीक है, तो वो जो भी स्टोर रहेगी उसको किसके अंदर कंसिडर किया जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी में कंसिडर किया जाएगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो भी आपके इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड या जो भी इलेक्ट्रिक लाइट से रिलेटेड जो भी एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। लाइट जो आपकी लाइट से कंसिडर होती है, थर्मल जो आपकी हीट से कंसिडर होती है, केमिकल जो आपके केमिकल से रिलेटेड होती है, और न्यूक्लियर जो आपके जो अपन बात करते हैं रिएक्टर के अंदर जो भी एनर्जी वगैरह जो प्रोवाइड की जाती है उससे रिलेटेड बात करें। तो मेनली अपना फोकस कहाँ पे है, अभी मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर अपना फोकस है, तो उसको अपन करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें अपन ने बात की कि साइज,
शेप और मोशन की बात की, यहाँ पर इसके अंदर और एक और ऐड कर सकते हैं, हाइट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। उसमें भी साइज, शेप और जो हाइट से रिलेटेड है उसको तो किस में कंसिडर करते हैं अपन? काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी से। और जो मोशन से रिलेटेड जो आपकी एनर्जी होती है उसको किससे रिलेट करते हैं? काइनेटिक एनर्जी से। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट्स के साइज और शेप से रिलेटेड जो भी एनर्जी उसके अंदर स्टोर रहेगी उसको किस में कंसिडर करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी में। और जो मोशन से रिलेटेड जो आपकी एनर्जी रहेगी उसको किससे कंसिडर करेंगे? काइनेटिक एनर्जी में कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट में अपन देखने की कोशिश करते हैं कि सर काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और किसके बारे में पढ़ेंगे? अपन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अपन नेक्स्ट में और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, उससे पहले अपन बात करते हैं कि अपने कंजर्वेशन एक लॉ होता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। जैसा कि आपको चार्ज कंजर्वेशन लॉ भी पढ़ा होगा आपने, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ भी पढ़ा होगा, वैसे ही आपके क्या होता है? एक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होता है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ जो आपके होता है उसके अकॉर्डिंग ये क्या कहता है लॉ कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ओनली क्या किया जा सकता है वो उनको बताया कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको एनर्जी के टाइप्स बताए, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, ये तो जो टाइप्स थे उनको एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, और उसके अलावा क्या किया जा सकता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो हो गया, और एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मतलब क्या कहा कि सर एक ऑब्जेक्ट ए हो गया, इसमें कुछ एनर्जी हो गया, मान लिया E1 मान लिया। ठीक है, इसको बी ऑब्जेक्ट मान लिया, इसको E2 इसमें क्या है या नहीं भी है तो भी चल जाएगा। ठीक है, इसकी एनर्जी कितनी है? E2, इसकी एनर्जी कितनी है? E1। तो सर इसकी जो एनर्जी है वो इसको ट्रांसफ़र की जा सकती है, मतलब इस ऑब्जेक्ट से उस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र की जा सकती है। या जो अपन बात करें कि जैसे मैकेनिकल एनर्जी के अंदर ही बात कर लें कि काइनेटिक एनर्जी को किस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है? पोटेंशियल में। और पोटेंशियल को किस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है? काइनेटिक में। दोनों एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये आपका क्या कहता है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहता है कि जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट उसको क्या किया जा सकता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में और एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि सर जो ये मैकेनिकल जो एनर्जी है वो किसी ऑब्जेक्ट के लिए ही जब आपने कंसिडर की है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए ही जब अपन कंसिडर की है, तो सर इसके लिए क्या होगा? जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकती है और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो सकती है। जैसा कि हमने क्या कहा, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ में भी हमने यही कहा है। ठीक है, या अपन ये भी कह सकते हैं एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन लॉ एक ये भी बात कहता है कि टोटल जो एनर्जी है किसी भी सिस्टम की जो टोटल जो एनर्जी है वो क्या रहती है? एक तरीके से कंजर्व रहती है। एक तरीके से क्या रहती है? कंजर्व रहती है, या एक तरीके से क्या कह सकते हैं उसको? कांस्टेंट रहती है। मतलब यदि अपन मान लें कि सर ए और बी को मिला के हम एक सिस्टम बना दें। सिस्टम का मतलब अपन कुछ भी कर सकते हैं कि ये दो बॉक्स हैं हमारे पास में, इसके ये दो बॉक्स हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, इन दो बॉक्स को मिला के एक बड़ा बॉक्स बना दिया, उसको हमने क्या कह दिया? सिस्टम कह दिया। तो सर हम क्या कहेंगे कि ना तो इससे एनर्जी बाहर आ सकती है ना ही इसमें एनर्जी जाएगी। मतलब यदि इसके ऊपर बाहर से यदि कोई इंट्रैक्शन अप्लाई नहीं किया जाए, मतलब यदि हम उसको फोर्सली उसको एनर्जी देंगे तो उसके अंदर जा सकती है, बट अपने आप से ये दोनों ऑब्जेक्ट
अपने आप से ये दोनों ऑब्जेक्ट ना तो ये बाहर भेज सकते हैं इस सिस्टम के एनर्जी, ना ही अंदर ले सकते हैं इसके एनर्जी। मतलब इनकी जो एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो टोटल एनर्जी जो रहेगी आपकी वो ऑलवेज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये क्या कहता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ आपके कहता है। ठीक है, अब देखिए अपन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टार्ट करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो आपके मैकेनिकल एनर्जी का ही एक पार्ट है। तो पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं पहले कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी, वो तो हमने देख लिया कि डेफिनेशन से देख लिया हमने कि सर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसकी साइज और शेप से रिलेटेड या उसकी हाइट से रिलेट करती है। ठीक है, बट हम कैसे कैलकुलेट करें कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है या कितनी एनर्जी वो हमें दे सकता है। तो उसके लिए अपन ने क्या करें, पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे। उसके रिगार्डिंग भी हम किसकी बात करेंगे, मेनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। मतलब ग्रेविटी के कारण या हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण, ग्रेविटी के कारण या हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण किसी ऑब्जेक्ट में कितनी एनर्जी स्टोर्ड रहती है और वो कैसे कैसे इसको यूटिलाइज कर सकता है वो देखिए। हम सभी जानते हैं कि जो अर्थ जो होती है, ये हमने मान लिया सर ये एक बॉल है, बॉल ना मान के हम ऑब्जेक्ट ही मान लेते हैं। ये एक आपके पास में ऑब्जेक्ट है, ये आपकी सरफेस है। हम क्या कहेंगे कि यदि इस ऑब्जेक्ट को फ्रीली हम यहाँ से रिलीज कर दें, फ्रीली किसी भी हाइट से हम रिलीज कर दें, माना कि कितनी हाइट पे है, h हाइट पे है। ठीक है, फ्रीली यहाँ से रिलीज कर दें, रिलीज करने पे होगा क्या, ये डाउन साइड में आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट कर रही है। ग्रेविटी क्या कर रही है, इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो ये कहाँ आएगा, सरफेस के साइड में आएगा। सरफेस की साइड में आएगा तो सर ये किसके कारण आएगा, ग्रेविटी के कारण आएगा। ग्रेविटी कर क्या रही है, ग्रेविटी कर क्या रही है, एक तरीके से अर्थ का ग्रेविटेशनल जो फील्ड है, अर्थ का ग्रेविटेशनल जो फील्ड है वो क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है क्या अपनी तरफ, अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है क्या अपनी तरफ। ठीक है, तो इस अट्रैक्ट करने के कारण क्या हो रहा है कि ये यहाँ जिस हाइट के ऊपर था वो क्या हुआ, वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो सर जब ये इस हाइट के ऊपर होगा तो क्या है, इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड हो गई है, जिसी के कारण ये क्या कर रहा है, जिसके कारण ये क्या कर रहा है कि जब हमने इसको फ्रीली रिलीज किया, फ्रीली जब इसको रिलीज किया तो ये अपने आप से, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया इसके ऊपर, बट ये अपने आप से ही कहाँ आ रहा है, ये डाउन साइड में आ रहा है। डाउन साइड में जब आ रहा है तो अपने आप से ही आ रहा है। अब हम कहें कि सर ये टेबल, यदि कोई टेबल है वो अपने आप से चल सकती है क्या, तो आप कहोगे नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि वो अपने आप से नहीं चल पा रही। बट यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट को आपने फ्रीली यहाँ से रिलीज किया तो वो अपने आप से ही नीचे जा रही है क्या, अपने आप से नीचे जा रही है। मतलब क्या हुआ कि उसको कुछ ना कुछ एनर्जी मिली है, और वो कहाँ से मिली है, ग्रेविटेशनल आपके फील्ड से मिली है। मतलब ग्रेविटी ने क्या किया या अर्थ ने क्या किया, इसको कुछ ना कुछ एनर्जी दी। इस एनर्जी के कारण क्या हुआ कि ये मोशन में, जहाँ आपने फ्रीली रिलीज किया, इसको किसी एनर्जी की जरूरत नहीं थी, इसको ग्रेविटेशनल फील्ड ने अपने आप से एनर्जी दे दी। इस एनर्जी के कारण ये क्या कर रहा है, फ्रीली नीचे की साइड में आ रहा है। तो सर ये जो ग्रेविटी ने जो इसको एनर्जी दी है, उस एनर्जी को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए सर उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, उसके अकॉर्डिंग यदि कोई ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी h हाइट के ऊपर, h हाइट के ऊपर, तो सर उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कुछ इस टाइप की होगी। ग्रेविटेशनल
वो होगी इस ऑब्जेक्ट का मास, इस ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ कह लो या ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सेलरेशन कह दो, एक ही बात होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया कि सर जो आपके फोर्स जो आ रहा है, मतलब किस फोर्स से वो अट्रैक्ट अपनी साइड में कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ यदि हमें निकालनी हो, किसी भी फोर्स की यदि स्ट्रेंथ यदि हमें निकालनी होती है कि ये फोर्स मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, माना कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसको कोई फोर्स ऐप से उसको पुल किया जा रहा है, पुल करने के बाद में क्या होगा कि सर इस ऑब्जेक्ट को पुल किया जा रहा है तो कितनी स्ट्रेंथ से पुल किया जा रहा है, इसकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो फोर्स जो आपने अप्लाई किया है वो उसमें किसका डिवाइड कर देते हैं, उसके मास का यदि हम डिवाइड कर देते हैं, मास को यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो वो उसकी क्या आ जाती है, फील्ड स्ट्रेंथ आ जाती है, सॉरी उस फोर्स की क्या आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है। तो यहाँ भी हमने यही किया कि फोर्स जिससे वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको क्या कहेंगे, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। r का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर, ठीक है। इस फील्ड की स्ट्रेंथ है यदि हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट का मास, माना कि सर इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m1 है और m2 क्या है, अर्थ का मास, सॉरी अर्थ का मास। तो सर यदि इसकी फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है तो हम क्या कहेंगे, F अपॉन m1, जिसके ऊपर ये लग रहा है, जिसके ऊपर ये लग रहा है, तो वो देखिए Gm1 से डिवाइड करेंगे तो m1 से m1 कैंसिल, Gm2 अपॉन कैपिटल H स्क्वायर। इसको आप यदि ध्यान से देखो तो यही क्या है आपका स्मॉल g है, यही क्या है आपका स्मॉल g है। तो आप ग्रेविटेशनल फील्ड की यहाँ पे क्या कर सकते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ कह दो या क्या कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी इसको कह सकते हैं। मल्टीप्लाई, इसके बाद में मल्टीप्लाई किससे होगी, आपके हाइट से होगा, जिस हाइट के ऊपर ये रखा हुआ है, मतलब या आपके कंप्लीट यदि अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की यदि अपन बात करना चाहें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जब अपन बात करना चाहें तो उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आता है, ग्रेविटेशनल फील्ड की एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मास जो उस ऑब्जेक्ट का मास है मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ कह दो या स्मॉल जी कह दो, स्मॉल जी का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट, जिस हाइट के ऊपर ये है। इसको नॉर्मली अपन क्या कह सकते हैं, P मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक है। ये आपकी बात हुई पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी का हमने फॉर्मूला भी देख लिया है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात भी कर ली है। इसको एक्चुअली के अंदर क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण आती है। ये जो एनर्जी जो होती है वो क्या किसके कारण स्टोर होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण स्टोर होती है। इस कारण से इसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसको कहा जाता है। इसके बाद में अपन एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि यदि हमें कोई क्वेश्चन यदि दे दिया जाए तो उसके अंदर यदि हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए यदि आपके पास में एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक आपके पास में क्या है कि अपन किसी मॉल के अंदर जाते हैं, किसी भी मॉल के अंदर यदि अपन जाते हैं तो मॉल के अंदर क्या होता है, सुपरमार्केट में क्या होता है कि रैक के अंदर क्या रहता है, आइटम्स रहते हैं, आपके ऑब्जेक्ट्स कहाँ रहते हैं, रैक के अंदर रहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गई, एक आपके पास में रैक हो गई, यहाँ भी आइटम है, यहाँ भी और यहाँ पे क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ आइटम्स आपके रखे हुए हैं।
ठीक है, तो आप क्या कहते हो कि यदि हम इनको लेना चाहते हैं, ठीक है, यदि हम इनको लेना चाहते हैं, या फिर बाद में अपन बात कर लें कि कोई भी पर्सन है जो किसी सुपरमार्केट में या किसी मॉल में आइटम या कुछ सामान खरीदने के लिए गया है, तो वो क्या करना चाहता है, इस ऑब्जेक्ट को लेना चाहता है या इस आइटम को लेना चाहता है। और इस आइटम का उन्होंने क्या कहा कि इस आइटम का वेट जो है वो कितना है, 200 ग्राम है। 200 ग्राम का कोई आइटम है, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहता है, वो लेना चाहता है, और आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करके हमें दीजिए। इसकी ग्राउंड से आपको जो हाइट है वो कितनी बताई हुई है, 10 मीटर आपको बताई। 10 मीटर इसकी हाइट है। उसका जो ऑब्जेक्ट जो है उसका जो वेट है वो कितना है, 200 ग्राम है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके दीजिए। तो आप क्या कहोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। हमने क्या पढ़ा था, ई पी इज इक्वल टू एम जी एच फॉर्मूले का हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। तो एम क्या है सर, ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है। मास कितना है, 200 ग्राम। मास कितना है, 200 ग्राम। ग्राम जो होती है वो ऐसा यूनिट में नहीं होती है, तो इसको क्या करेंगे हम, किस में चेंज करेंगे, किलोग्राम में चेंज करेंगे। किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 200 अपॉन 1000, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, केजी में, इज इक्वल टू 0.2 केजी, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या करेंगे कि एम की जगह क्या रखेंगे हम, 0.2 मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू जो होती है, नॉर्मली आप 10 कंसीडर करते हो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर करते हो, ठीक है। और इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप कोई सी भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, 10 कंसीडर करेंगे। उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है सर इसकी, 10 क्यों डायरेक्टली लिख लिया, क्योंकि 10 मीटर में है, जो कि ऐसा यूनिट में है, ठीक है। इसके बाद में 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 मल्टीप्लाई बाई 220 0.220, ये किस में आ जाएगा आपका, जूल में आ जाएगा। इसके रिगार्डिंग एक और बात बताना चाहूँगा कि एनर्जी की जो ऐसा यूनिट जो होती है, एनर्जी की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है आपके, जूल होती है, ठीक है।